Good morning, Rishika. How are you doing? Hi, Girish. All right. Good morning, Aditya. How are you doing? Volume is a bit low. Does it help bringing this closer to? Good morning, Ananya. Nice to see you. All right. All right. I'm waiting for others to join. Yep. Will you? Do you have Durga Puja vacations in your schools? And all right. You also, Ananya. You're here in Bangalore only. Like like in Rajasthan, we don't have so many holidays at Durga Puja. We have just 1 day holiday. That's on the day of Dashera. Here in Bangalore, like the schools remain closed for so many days. All right, great. Girish says he's not even have one. But then you would be getting holidays at the time of Diwali, Girish. Probably you would be getting a long holiday somewhere about Diwali. Only three, four. Okay. All right. All right, guys. Let's get started. Oh, great. 12 to 15 days is too much. Alright guys, so today we are going to talk about torque. Okay, so let's see. uh, the first thing that you should always keep in your mind is torque is a turning effect of a force. ठीक है, मतलब torque जो है ये force से related एक effect है. ठीक है, इसका ये मतलब भी हुआ कि जब भी हम टॉर्क के बारे में सोच रहे होंगे, इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ वन और मोर फोर्सेस. ये बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी गिवन सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं है बट वी आर स्टिल डिस्कसिंग टॉर्क. इट कैन नॉट बी लाइक दैट. ठीक है, नेट फोर्स जीरो होने की चांसेस है, बट देयर विल बी सम फोर्सेस एक्टिंग समवेयर इन द सिस्टम, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दोज फोर्सेस दैट अ टॉर्क विल बी क्रिएटेड. ठीक है, सो टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स. अब इस टर्निंग वर्ड को तो वी कैन इग्नोर दैट फॉर नाउ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू रियलाइज एंड टू रिमेंबर is that torque is an effect of force. So unless there is a force, we cannot be talking about a torque. यहाँ तक आ रहा है समझ में? टॉर्क की बात करेंगे तो पहले एट द बैक ऑफ आवर माइंड इट शुड बी क्लियर कि हम कौन से फोर्स की वजह से टॉर्क डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, so this is what is written here, that we must first think about a force, like about the force which is producing the torque. ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि फोर्स हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से फोर्स की वजह से टॉर्क का डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज जो है, टॉर्क इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस. ठीक है, और अबाउट एन एक्सिस मतलब जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है, मतलब टॉर्क की थॉट प्रोसेस जैसे ही हमारे मन में आएगी, ठीक है, तो एक तो हमें फोर्स के बारे में सोचना ही चाहिए कि हम कौन से फोर्स की वजह से टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं. फिर हमें नेक्स्ट ये सोचना चाहिए कि ये टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं. अब ये अबाउट पॉइंट, अबाउट एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ? विल टॉक अबाउट दैट. बट द थिंग इज कि फोर्स के अलावा देयर शुड बी अ पॉइंट व्हिच विल बी ऑफ आवर इंटरेस्ट, लाइक विल बी इंटरेस्टेड इन दैट पॉइंट, और विल बी इंटरेस्टेड इन सम एक्सिस. ठीक है,
फोर्स माइंड में क्लियर होना चाहिए, पॉइंट या एक्सेस माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देन हम सेम फोर्स का टॉर्क अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट करने से डिफरेंट हो सकता है। मतलब तुम एक ही फोर्स को चूज कर लो, ठीक है, एंड लेट्स से यू कैलकुलेटेड द टॉर्क ऑफ दिस पॉइंट अबाउट of this force about a point P1, you may get a certain value, and you choose a different point, you may get a different value। ये बात समझ में आ रही है? मतलब फोर्स सेम रख के भी टॉर्क डिफरेंट आ सकता है। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग शिवांश। यहाँ तक क्लियर है? मतलब वेन एवर वी आर डिस्कसिंग टॉर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि हम किसी फोर्स की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडली, जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे, सम पॉइंट और सम एक्सेस विल बी will be interested in that, and if we change the point or the axis, then even the same force can produce different torque, it can even produce the same torque, but torque different आने की भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टॉर्क के बारे में, जो बेसिक्स तुम्हें माइंड में रखने हैं। अब टॉर्क की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन आई से टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इस फिगर में देयर इज अ पॉइंट ए, ठीक है, देयर इज अ पार्टिकल, और ये जो फोर्स दिख रहा है ब्लू कलर के एरो में जो बना हुआ है, ठीक है, देयर इज अ फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए, ठीक है। तो ये हमने फोर्स एक्सर्ट कर रखा है, एंड वी विश टू कैलकुलेट टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ चोजन पॉइंट पी, ठीक है। मतलब ए पर तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, विल कम टू दैट, ठीक है। ए पर तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज बीइंग एक्टेड, एंड दिस इज द पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क, ठीक है। मतलब आई कुड हैव चोजन अ डिफरेंट पॉइंट आल्सो, बट देन द वैल्यू दैट वी विल गेट कैन आल्सो बी डिफरेंट, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या कहती है? डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या कहती है कि टॉर्क हमें अगर कैलकुलेट करना है, वी शुड डू दिस, वी शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब इसमें आर क्या है? ठीक है, आर है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं लेना है, ये किसके रेस्पेक्ट में लेना है? जिसके अबाउट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये समझ आ रहा है? वी आर सेइंग टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, सो a force is relevant to us, a point is relevant to us, this force will be acting at some point। तो जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर P के अबाउट पता करो। मतलब P को अगर हम रेफरेंस मान ले, या P को ओरिजिन मान ले, या P पर अगर हम टेल ड्रॉप करें, ठीक है, नो नो नो, इट्स नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइक जस्ट जस्ट वेट अ व्हाइल ना, ठीक है। तो आर वेक्टर जो होगा, आर क्रॉस एफ, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग अबाउट पॉइंट बी। ये है डेफिनेशन, ठीक है। लाइक दिस इज व्हाट वी हैव डिफाइंड एज टॉर्क, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। इससे कई तरह के कंक्लूजन आ जाएंगे, एंड while solving problem we will not be using this particular expression too much, ठीक है। बहुत रेयरली हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, रादर हम डेफिनेशन से कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेंगे, एंड वी विल बी रिलाइंग मोर ऑन दोज कंक्लूजन्स, ठीक है। ये तो केवल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इससे निकालेंगे हम कुछ कंक्लूजन्स, एंड दे दोज कंक्लूजन्स विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस while we are trying to solve the questions, ठीक है। just a minute guys, let me try to improve the lighting here, ठीक है। Let me also try to get rid of those that flicker that is coming। Did it help? Okay. All right. Yeah. So this is the definition, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के इम्प्लीकेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन की इम्प्लीकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, from definition it can be concluded that direction of torque is perpendicular to the plane of r and f। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो जो वेक्टर्स इन्वॉल्व है क्रॉस प्रोडक्ट में उनसे परपेंडिकुलर होगा। सो टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड to the plane of f। Okay, Girish is having some issues with audio issue, guys, you are able to see and hear me? Okay, I think Girish, can you refresh your side once?
I think he's not able to see and hear me. Hmm. I think you'll have to just wait it out. Okay, all right, yeah. All right, guys. So let's continue. So r torque will be perpendicular to both r vector and f vector. All right. So if we go back this figure, can you give me the direction of torque in this particular figure? The figure that we have used, r cross f. Where can you give me the direction, everyone? The direction of torque in this figure. Out of the plane, correct. Out of the plane is correct. Aranya has answered this. Out, yes. Out of the screen, out of the plane, correct. Absolutely correct, guys. ठीक है आदित्य ऋषिका शिवांश and all have answered. Okay, so चलो ये तो डायरेक्शन की बात हो गई. If we are only interested in magnitude, ठीक है, if we are only interested in magnitude, then we are going to write r f sin theta, where theta will be the angle between the force vector and the r vector. Let's go back to the previous figure. In this figure, can I say this is theta? Like, will you accept this or will you deny this? If I say that this angle is the angle between r vector and f vector, is this correct? Agree, disagree? Just select a yes, no. Some few people are yet to respond. Come on, quickly do it. Okay, 60% agrees, 40% don't agree. And who all are there who are जो agree नहीं कर रहे हैं? I would like to know the names who are not agreeing with this statement. Rishika doesn't agree. And why is that, Rishika? Like, what's the problem? See, R vector has been drawn like this, somewhat like this. This is your R vector, and force vector has been drawn somewhat like this. All right, and we are claiming this as theta. So, where lies the problem, if at all? Like, if there is a problem, where is the problem? What exactly is the problem? Is there a problem or everything okay? Tails have to be joined. See, that was one of the option. I said that while measuring the angle, the vectors should either be co-initial or they can be co-terminus also. All right, like these vectors are co-terminus. Notice that. See, I can shift this vector like this. Okay, and I can shift this vector like this. Okay, so once I do that, once I extend some lines here, see, this blue vector was lying on this line. All right, the red vector was present on this line. Now I have made the vectors co-initial, and according to what Rishika remembers, which is half of the thing that I told, this angle should be the angle between the vectors, right, Rishika? And see that this is the same as this angle. So the vectors can either be co-terminus or they can be co-initial. In the present figure, okay, you were not at there. Okay, she did not study vectors with me. Okay, anyways, so the vectors can either be co-initial or it can be co-terminus. All right. So in this case, the vectors are co-terminus, so it's all good. All right. Now let's do one thing. Let's drop a perpendicular from R to F. Let's drop a perpendicular from R to F. And if we do that, okay,
and if we call like give a name d to this perpendicular distance, this red arrow is having a length r, this angle is theta. So can I say that d will become r sine theta? Like, will you agree with this? D will become r sine theta. So overall, if I if I check again, the value of torque is r f sine theta. Like if I'm only interested in magnitude, okay, magnitude में interested है तो हम ये लिखेंगे, and it basically becomes f into d. Check करो, it becomes f into d. ठीक है. Now which tells me कि actually ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा था. व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या थी. जस्ट पे अटेंशन टू दिस. जैसे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली लाइन थी. लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस लाइन पे फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है. सो नाउ पे अटेंशन टू दिस कि ये जो ब्लैक लाइन है, फोर्स इस लाइन पे एक्ट कर रहा है. ठीक है. और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी से वो डी है. ठीक है. सो द टॉर्क दैट वी आर गेटिंग इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दिस. सपोज अगर मैं यहां पे फोर्स को एक्ट करवाता, सेम फोर्स अगर एक डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन हम यही रखते, तब भी टॉर्क का अमाउंट सेम ही रहता. ठीक है. इस पूरी लाइन पे तुम फोर्स के एरो को कहीं पे भी शिफ्ट करते रहो. मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट किया हमने, जिसको आई हैव गिवन द नेम ए करंटली इन करंट सिचुएशन, तुम उसकी जगह कहीं और फोर्स लगाते रहो, कीपिंग द लाइन ऑफ एक्शन सेम. So long as the line of action of the force remains same, torque about P will have the same magnitude. Just check this. And in fact, even the same direction also. आ रहा है तक समझ में? तो हम एक्चुअल में टॉर्क कैलकुलेशन करने के लिए वी एक्चुअली रिलाई ऑन दिस. मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट पे जाने की जगह वी चेक कि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसका डिस्टेंस कितना होगा, और उससे हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमें टॉर्क मिल जाता है. यहां तक की बात आ रही है समझ में? ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, in the present scenario we all decided the direction of torque. Can you repeat that? We all decided कि अभी जो फिगर स्क्रीन पे बना हुआ है, इसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, क्या डिसाइड करा था हमने? किधर की तरफ होगी टॉर्क की डायरेक्शन? आउटवर्ड्स होगी, आउटवर्ड्स फ्रॉम द स्क्रीन. ठीक है. So guys, just like angular velocity, torque is also an axial vector. Do you remember what is the meaning of axial vector? Torque is also an axial vector. इसका मीनिंग याद है? जैसे angular velocity की डायरेक्शन हम बताते हैं एक्सिस को यूज करके. ठीक है. इफ यू रिमेंबर दैट एग्जांपल कि अगर एक कार साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इमेजिन करो. चलो वो एग्जांपल एक बार दोबारा से पूछता हूं मैं. अगर एक कार साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो व्हील्स की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ. अगर एक कार साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो व्हील्स की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सोच के बताओ. कार साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है. यू ऑल नो कि कार के व्हील कैसे घूमने चाहिए. ठीक है. एंड यूज दैट सेंस ऑफ रोटेशन. ठीक है. यस, करेक्ट ऋषिका. गिरीश, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है. कार अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन द व्हील विल हैव. हम राइट हैंड को यूज करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को हम उसी तरीके से घुमाएंगे जिस तरीके से व्हील्स घूम रहे हैं, और जो एक्सटेंडेड थंब होगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. इन अ सिमिलर मैनर अभी हम वापस राइट हैंड यूज करेंगे. टॉर्क हम आउटवर्ड क्लेम कर रहे हैं, राइट? टॉर्क हम आउटवर्ड क्लेम कर रहे हैं. टॉर्क अबाउट पी, इनफैक्ट आई शुड स्पीक द एंटायर थिंग. Torque of the given force about the point B. Of course, it will make the conversation inconvenient जब भी मैं बार बार इतने लंबे लंबे phrases यूज करूंगा. And hence बात करते वक्त generally we keep on saying torque. ठीक है. Without mentioning कि कौन से force के बारे में बात कर रहे हैं, without mentioning कि किस point के बारे में बात कर रहे हैं, because we just like take it for granted कि अभी जो relevant case है वही discuss कर रहे होंगे. ठीक है. So the thing is कि अभी torque outward आ रहा था. So if I place my thumb pointing towards me away from the screen, my fingers are curling in anti-clockwise sense. You can try this for yourself, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अपने फ्रेम में बात कर सकता हूँ. But better you realize this in your own frame कि तुम अगर स्क्रीन से बाहर की तरफ अपने थंब को रख लेते हो, राइट हैंड के थंब को, ठीक है, then your fingers will curl anti-clockwise in the anti-clockwise sense. So this means कि ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट के अबाउट
ये इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज एक रॉड होती, ठीक है, सपोज एक रॉड होती जो पी पर हिंज करी हुई होती हमने, ठीक है, मतलब पी पर एक नेल पास करा दी हमने, ठीक है, पिन जॉइंट लगा दिया पी पर, और इस पर अगर हम यू फोर्स लगा रहे होते, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होता, तो ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमती क्या, मतलब ये बात अब मैं इंट्यूशन से जज करने को कह रहा हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि जैसे गेट इसी तरह से रोटेट होते हैं, जो गेट्स होते हैं उनका कुछ इसी तरह का रोटेशन होता है, ठीक है, आ रहे हैं तक समझ में, क्लियर है। सो व्हेन वी से दैट टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन। जैसे इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, एंड वी कैन सी दैट फ्रॉम द फिगर ऑल्सो कि जो हमने फोर्स यूज कर रखा है वो पी के अबाउट इसी तरह का रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, अगेन अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं इससे हम कुछ रूल्स बनाएंगे और उनके बाद उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। सो कीप लाइक स्टे विथ मी। अच्छा, अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के पर ही मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, जैसे एक्स मान लो, ठीक है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर ही एक पॉइंट एक्स सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं पूछ रहा हूं कि एक्स के अबाउट टॉर्क बताओ इसी फोर्स का, व्हाट विल बी योर आंसर? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे एक पॉइंट सेलेक्ट करके, ठीक है, सो एवरीबडी एग्रीज विद दिस, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि डी जीरो आ जाएगा, परफेक्ट, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। सो विल आई टॉक मोर अबाउट दिस इन अ शॉर्ट वाइल, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। सो हियर इज अ सिचुएशन, यू कैन सी एन एग्जांपल हियर, ठीक है। So it's a spanner has been shown here and we are exerting some force. This is the applied force. All right. So you can see कि इस O के अबाउट हम अगर टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन जो है, लाइन ऑफ एक्शन इज दिस, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इज दिस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट O इज d. सो टॉर्क इज गिवन एज F into d, और ये R और phi की टर्म्स में R sin phi, मतलब यू कैन जस्ट चेक द ज्योमेट्री दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट, ठीक है। वो एंड व्हाट एल्स यू कैन आल्सो चेक, ये बात तो क्लियर है कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस इज ओके, ठीक है। लेट्स चेक कि ये क्या किया हुआ है, ये एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा की बात क्यों की हुई है, लेट्स चेक दैट। एफ को अगर मैं एक सिंगल फोर्स कंसिडर करने की जगह दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन या दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कंसिडर कर लूं, वन ऑफ विच विल बी एफ कॉस फाई, यू कैन सी दैट दिस एंगल इज फाई, सो दिस इज एफ कॉस फाई एंड दिस इज एफ साइन थीटा एफ साइन फाई। सो इफ आई कैन ऑल्सो डू दिस कि इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से टॉर्क इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट चेक कि दोनों सेम डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐड कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस ले लेंगे, बाकी वेक्टोरियली तो हम यही कहते हैं कि हम ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट इज एफ कॉस फाई का ओ के अबाउट कितना होगा टॉर्क, एफ कॉस फाई का, एफ कॉस फाई का ओ के अबाउट टॉर्क जीरो आ जाएगा क्या, बिकॉज एफ कॉस फाई का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो ओ से पास कर गया, और एफ साइन फाई का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एफ साइन फाई का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर के इक्वल हो जाएगा, सो एफ साइन फाई इंटू आर, ठीक है। मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम फोर्स की जो ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन है उसको एक्सटेंड करके उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके फिर टॉर्क पता लगा लें, कई केसेस में ये इजी पड़ेगा, और कई केसेस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें और दोनों कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली टॉर्क कैलकुलेट कर लें, मतलब बोथ बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट्स। यहां तक क्लियर है अपन, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू हॉटस्पॉट्स। You have to take the okay, Rishika, I've launched the quiz. Once we end the quiz, then I'll go to the previous slide because during the quiz I cannot change the slide. ठीक है, बस क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वो डिटर्मिनेंट वाली चीज याद होनी चाहिए, यू विल गेट द रिजल्ट, जस्ट कैलकुलेट इट केयरफुली।
Okay, let me check. Actually, even I'm not aware of the answer. We'll have to check after I end the quiz. शिवांश चेक करना होगा, मतलब क्विज एंड करने के बाद आई चेंज द स्लाइड, देन विल नो द आंसर. Alright, I'm ending it. Actually, I'm not changing anything right now. And let's see. Okay, I'm ending the quiz, guys. No more responses are coming. I'm ending it. I've chosen the most opted answer. It may be the correct one. It may be the incorrect one. I've just chosen the most opted one. It doesn't make the D option correct. We'll have to check it out. All right. The correct option would be 49 minus 38 and plus 16. So that would be A option would be the correct one, not the D one. A option is the correct one, guys. You have to take care of the order. Yes, I think Girish was the correct. F, you see क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. टॉर्क की डेफिनेशन है R क्रॉस F एंड नॉट द अदर वे राउंड, नॉट F क्रॉस R. टॉर्क की जो डेफिनेशन है इट इज R क्रॉस F. ऑलराइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू मेड दिस मिस्टेक, मतलब कितनों ने F क्रॉस R कैलकुलेट कर रखा है? तो ये केयरफुल रहना, ठीक है, मतलब मेक श्योर कि क्रॉस प्रोडक्ट्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं. यू नीड टू बी केयरफुल विद क्रॉस प्रोडक्ट्स. ऑर्डर हमेशा, जब भी कोई फॉर्मूला तुम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में देखो, मेक श्योर कि तुम उसको सही तरीके से याद रखो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने केवीपीवाई क्लास में एक फॉर्मूला सिखाया था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. याद है क्या था वो? उसमें चार्ज के अलावा व्हाट अदर थिंग वाज देयर? क्रॉस प्रोडक्ट वाज देयर, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. गिव मी द ऑर्डर, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द ऑर्डर. क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का ले रहा था, लेकिन पहले कौन सा लिखा था मैंने? या वी क्रॉस बी. ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं, कीप दैट इन माइंड. ठीक है, कोई भी फॉर्मूला जो तुम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में पढ़ते हो उसमें ऑर्डर केयरफुली नोट किया करो. एंड ऋषिका वांटेड मी टू बी ऑन दिस स्लाइड, सो लेट अस नो व्हेन यू आर डन, ऋषिका. All right, so let's move to the next slide now. All right, so calculate the torque about O. Can you do that? It's a simple situation, I believe. कितना होगा? Just give me the magnitude. Let's go private. Give me the magnitude. बहुत देर लगा दी. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दो फोर्सेस हैं, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस गिवन हैं. यस, करेक्ट. ऋषिका, यू हैव टू राइट D1 D2. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? मतलब बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर. अगर F1 D1 बड़ा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. अगर F2 D2 बड़ा हुआ तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा. दोनों इक्वल हो गए तो नहीं घूमेगा. ठीक है, नहीं घूमेगा. ये स्टार के साथ है, मतलब स्टार मतलब कंडीशन अप्लाई. आई टॉक मोर अबाउट दिस सूनर. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ये क्लियर है सबको?
ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, अभी हमने टॉर्क अबाउट अ पॉइंट देखा था, अब हम टॉर्क अबाउट एन एक्सिस डिस्कस करेंगे। और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस है, मैं उसके लिए तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, प्रोसीजर बता रहा हूं। यू हैव टू लाइक undertake this procedure to know the torque about an axis. ठीक है, let's see what the procedure says. Procedure says that choose any arbitrary point on the axis. ठीक है, let's say एक axis मैंने ले ली। ठीक है, let's say एक फोर्स लग रहा है कहीं पर ए पॉइंट पर। ठीक है, और ये एक एक्सिस है, हमसे कहा कि इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो। ठीक है, एक्सिस के अबाउट नॉट पॉइंट, तो हम कहेंगे कि चलो एक एक पॉइंट सेलेक्ट करो इस पूरी एक्सिस पे, जहां मर्जी वहां पे एक पॉइंट ले लो, कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर दो पी। ठीक है, चूज एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड लेट दिस पॉइंट बी पी। नाउ कैलकुलेट टॉर्क अबाउट पी, मतलब एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशन तो हम सीख ही गए हैं ना, एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो यू फर्स्ट चूज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड यू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, तो जैसे अब मेरे को पी के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू जॉइन पी विद दिस वन। सो दिस ब्लैक एरो इज गोइंग टू बी माई आर वेक्टर। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दिस ब्लैक एरो इज गोइंग टू बी माई आर वेक्टर। ठीक है, and or rather you can just note the perpendicular distance of line of action from this point P। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लें। ठीक है, जस्ट अ मिनट, नाउ इट्स करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन पे वी कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। ठीक है, मतलब यू कैन आइदर रिलाई ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और यू कैन रिलाई ऑन दिस। ठीक है, ये कर लिया हमने। तो पहले तो पी के अबाउट कैलकुलेट कर लो, तो पी के अबाउट कैलकुलेट कर लो, वेक्टर लिख लो। ठीक है, जैसे इस फिगर में पी के अबाउट टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, इस फिगर को यूज करके इफ वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट पी, कैन यू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? डायरेक्शन, सेंस नहीं पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। इन दिस फिगर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? नो ऋषिका, नो, केयरफुली करो। No, no, right, Rishika, right, Rishika, right, Girish, right. Uh, Aditya, right, Ananya, no, Shivansh, no. एक बार दोबारा चेक करो, it will be outward, it will be outward. R cross F, तो R vector इधर की तरफ है, R vector is somewhat like this, F vector is this, so R cross F will be outward. ठीक है, okay, all right. So once you have this vector, now you have to take the component of this torque। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अबव टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, जैसे अब एक आउटवर्ड एरो आ गया, ये जो आउटवर्ड एरो है ये इस रेड लाइन के साथ कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यू ड्रॉ एनी एरो विच इज आउटवर्ड्स फ्रॉम स्क्रीन और विच इज इनवर्ड्स इनटू द स्क्रीन। वैसे अभी तो आउटवर्ड है, पर इस तरह के एरो इस स्क्रीन में ड्रॉ की गई किसी भी लाइन से 90 डिग्री पे होंगे क्या, परपेंडिकुलर होंगे? ठीक है, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ एरो स्क्रीन में बनी हुई किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर माना जाएगा। सो इट इज परपेंडिकुलर टू इवन द रेड लाइन। तो अब अगर मैं पूछूं कि टॉर्क का रेड लाइन के अलोंग टॉर्क कंपोनेंट कितना है, व्हाट विल बी योर टेक ऑन दिस? जीरो। ठीक है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में टॉर्क जीरो आ गया, अगर नॉन जीरो आता देन दैट वुड हैव बीन द टॉर्क अबाउट द एक्सिस। मतलब इस केस में टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस इज जीरो, टॉर्क अबाउट दिस रेड एक्सिस इज जीरो। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रोसीजर ये है, अभी मैं और चीजें बताऊंगा पर प्रोसीजर समझो अभी। प्रोसीजर ये कहता है कि तुम पहले तो उस एक्सिस पर, ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन लास्ट स्टेप टू आदित्य। आदित्य, डू यू अग्री दैट द टॉर्क इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज आउटवर्ड्स फ्रॉम स्क्रीन? ठीक है, आर यू इन पोजिशन ऑफ अ पेन राइट नाउ? डू यू हैव अ पेन विद यू? इस पेन को अपनी स्क्रीन पे टच करा दो, जैसे मैंने करा दिया है। यू डोंट, यू आर नॉट एबल टू सी दैट, बट मैंने करा दिया है।
और इस पेन को पूरी स्क्रीन पे मूव कराते रहो, ठीक है, कीपिंग इट परपेंडिकुलर, लाइक इफ लेट्स से इफ दिस वॉल इज माय स्क्रीन, इसको ऐसे रख के यू मूव कराते रहो एंड नाउ टेल मी कि जैसे यू कैन सी अ लाइन हियर, can I say that this black pen is perpendicular to this line? Would you agree to this? ठीक है, इस पूरे बोर्ड पर, इस पूरी वॉल पर मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं और इस पेन को यूं लगा दूं तो ये पेन इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, किसी भी लाइन से। सो इस पेन का इस प्लेन के किसी भी लाइन के अलोंग, मतलब कंपोनेंट कितना आया, अगर मैं कहूं कि टॉर्क का रेड लाइन के अलोंग कंपोनेंट बताओ, किसी भी वेक्टर का अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है? 0। तो दैट्स इट। आ रहा है समझ में? तो अभी तो 0 आ गया, अगर 0 नहीं आता तो यही हमारा आंसर होता, 0 आ गया तब भी यही हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब प्रोसीजर ये है कि जो भी एक्सिस हमें दी जाए या जिस भी एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहले उस एक्सिस पर एक पॉइंट सेलेक्ट करो, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो। अब जो वेक्टर आया है उस वेक्टर का एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट पता कर लो, ये कंपोनेंट जितना भी आएगा इसी को हम टॉर्क कहेंगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस कहेंगे। देखो यहां तक आ रहा है क्या समझ में? यहां तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ये अगर क्लियर है तो हम इसके आगे की बात करें, यहां तक की सारी क्लैरिटी है सभी को, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं टॉर्क अबाउट एक्सिस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं तो वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन तो एक्सिस हो गई, लेट्स से ये एक्सिस है जिसके अबाउट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, और एक डिफरेंट लाइन हो गई जिसके अलोंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन टू लाइंस, एक तो एक्सिस हो गई और दूसरी हो गई स्ट्रेट लाइन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर है? ध्यान से करेगा समझे? ठीक है। अब देखो, दो स्ट्रेट लाइंस या तो कोप्लेनर होंगी या नहीं होंगी, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी तो नहीं है। थिंक अबाउट दिस। मतलब या तो वो ऐसी होंगी कि उन्हें हम एक प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि अभी स्क्रीन पर मैंने कर रखा है। अभी स्क्रीन पे यही सिचुएशन है, जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो एक्सिस है दोनों एक ही प्लेन में ड्रॉ कर रखी है क्या मैंने? जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो एक्सिस है, दो दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो या तो ये सेम प्लेन में होंगी या कुछ केसेस में ये हो सकता है सेम प्लेन में ना हो, ठीक है। जैसे अभी तुम लाइन ऑफ एक्शन को बाहर पुल कर लो, समथिंग लाइक दिस, कि ये अगर देखो, इफ आई कीप देम लाइक दिस, ठीक है, अभी आर दे कोप्लेनर? आई एम नॉट, आर दे कोप्लेनर? ऑफ कोर्स। ये वी अल्फाबेट बना रहे, ठीक है, मेरे नाम का अल्फाबेट बना रहे, ठीक है। तो वी अल्फाबेट एक प्लेनर फिगर होता है ना, अगर मैं यहाँ पे एक पेज चिपका दूं, इस वी से एक पेज चिपका दे तो वो पेज प्लेन बन गया, प्लेन कंटेनिंग वी, ठीक है। सो दे आर कोप्लेनर। पर अब अगर मैं इस पेन को ऐसे दूर शिफ्ट कर दूं, नाउ दे आर नॉट कोप्लेनर। कैन यू सी दिस? नाउ दे आर नॉट कोप्लेनर, ठीक है। अगर मैं फिगर रोटेट करके दिखाना चाहूं, नाउ दे आर नॉट कोप्लेनर। आ रहा है तक समझ में? क्लियर है? So two lines are either going to be coplanar or they are like they will be in different planes. What about the case of parallel lines? अगर ये दोनों parallel हैं, can I say that they are in same plane? Can I say they are in same plane? और अगर मैं एक को आगे शिफ्ट कर दूं, are they in same plane now? Are they in same plane now? Yes. Two parallel lines are always coplanar. Think about this. Two parallel lines are always coplanar. Think about this. क्योंकि तुम उन पैरेलल लाइंस को रेक्टेंगल की साइड्स की फॉर्म में यूज कर पाओगे क्या? अगर मैंने कहा कि दो पैरेलल लाइंस है, इनको एक रेक्टेंगल की दो साइड्स को यूज करो और एक रेक्टेंगल पूरा कर दो उनके बीच में लाइन ड्रॉ करके, सो दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। भाई प्लेन चेंज हो गया, प्लेन चेंज हो गया और क्या हुआ? जैसे इफ आई एम होल्डिंग टू पेन्स लाइक दिस, ठीक है, राइट नाउ द प्लेन इज अ रेक्टेंगल, ऑलराइट, दिस इज द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट समझ, लाइक इफ आई यूज दिस वन, ठीक है, तो ये प्लेन है अभी, ठीक है। अब मैं इसको अगर बाहर पुल कर लूं, ठीक है, तो प्लेन टेढ़ा हो गया,
ठीक है, प्लेन टेढ़ा हो गया है बट दे आर स्टिल कोप्लेनर, राइट? सो टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, मतलब कुल मिला के इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करो कि दो लाइंस, ठीक है, अगर कोप्लेनर है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी। डू यू एग्री विद दिस? अगर दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी, कोई थर्ड केस नहीं बचता। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइंस, इमेजिनिंग देम दैट दे आर वेरी लॉन्ग, सो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट और दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दिस रिजल्ट ब्यूटिफुली। ठीक है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दिस रिजल्ट वेरी ब्यूटिफुली। उससे क्या होगा, यू विल जस्ट सी कि बहुत लिमिटेड केसेस बचेंगे जिसपे टॉर्क नॉन जीरो होगा। ठीक है, आई टेल यू हाउ। हम ये बात तो कर ही चुके हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस अगर कोप्लेनर हैं तो वो या तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखो, इसी सिनेरियो को यूज करते हैं और कैलकुलेशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। जो फिगर पे, जो बोर्ड पे सिचुएशन है उसी को यूज करते हैं। हमसे कहा गया था कि ये फोर्स है और इस रेड लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना था। ठीक है, हमारा प्रोसीजर हमें फ्रीडम देता है कि कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो एक्सिस के अबाउट, कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो एक्सिस के अबाउट। तो क्या मैं कोई इंटेलिजेंट सिलेक्शन कर सकता हूं जो मेरी कैलकुलेशन को एब्सोल्युटली जीरो कर दे? थिंक अबाउट दिस। मैं रेड लाइन पे जो मैंने पी पॉइंट सेलेक्ट कर रखा था पहले, दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, अगर इफ आई सेलेक्ट द इंटरसेक्शन, करेक्ट गिरीश, इफ आई सेलेक्ट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्लेम करूंगा कि पी के अबाउट टॉर्क जीरो हो गया मेरा। ये जो नया पॉइंट है, थिंक अबाउट दिस, लेट मी जस्ट शिफ्ट द फिगर अपवर्ड्स अ लिटिल बिट। ठीक है, देखो, अगर मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट चूज कर लूं तो इस पॉइंट को अगर मैं पी प्राइम नाम दे दूं तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ही जीरो हो गया। अब जब वेक्टर ही जीरो हो गया तो उसका कंपोनेंट तो जीरो आना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब यहां से अब हम ये एक रिजल्ट देख सकते हैं कि हम जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं, अगर वो एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन से पैरेलल हो गई, ठीक है, अगर वो लाइन ऑफ एक्शन से पैरेलल हो गई, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? सॉरी सॉरी सॉरी, कोप्लेनर हो गई, कोप्लेनर। ठीक है, या इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं पहले। चलो, कोप्लेनर में भी दो केस थे, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल वाला केस। ठीक है, तो अगर लाइन, अगर एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन से इंटरसेक्ट करने लग गई तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस विल ऑलवेज बी जीरो। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अच्छा, अगर दोनों पैरेलल होती तब क्या होता टॉर्क का? अगर मान लो दोनों लाइंस पैरेलल होती, ठीक है, मतलब ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मान लेते हैं, ये एक्सिस मान लेते हैं, लेट्स से बोथ आर पैरेलल, यू योरसेल्फ अराइव एट अ डिसीजन। आई एम नॉट हेल्पिंग यू ऑन दिस, यू योरसेल्फ अराइव एट अ डिसीजन एंड टेल मी कि इस केस में एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या आएगा। if the line of action and the axis, if they are parallel to each other, तो क्या आएगा? इस केस में भी जीरो आ रहा है, कैन यू कंफर्म दिस? ठीक है, मतलब जैसे इस केस में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यूज कर नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, तुम कहीं पे भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और एक जैसे इस पॉइंट पे मान लेते हैं फोर्स लगा था, हमने आर वेक्टर यूं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ आउटवर्ड आ जाएगा, आउटवर्ड या इनवर्ड, एंड यू कैन सी कि इस तरह के एरो एक्सिस तो परपेंडिकुलर हो ही जाएंगे, सो कंपोनेंट विल बिकम जीरो। यहां तक आ रहा है समझ में? तो समरी क्या है फिर? समरी ये है कि अगर एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन कोप्लेनर हुए, ठीक है, कोप्लेनर के में दोनों केसेस आ गए, इंटरसेक्टिंग वाले भी आ गए और पैरेलल वाले भी आ गए, तो हम सीधे ये रिजल्ट बना सकते हैं कि अगर लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस कोप्लेनर है तो ऐसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो आ जाएगा। यहां तक आ रहा है समझ में? जहां तक क्लियर है? और और जब कोप्लेनर नहीं है, ये समरी है, विल हैव अ लुक एट द समरी लेटर ऑन। अगर कोप्लेनर नहीं है तो क्या करना है वो मैं बता देता हूं। अगर कोप्लेनर नहीं है तो कैन यू थिंक अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस? मिनिमम डिस्टेंस यही वाला होगा जो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है,
लाइक इन दोनों के जो पॉइंट एक दूसरे से क्लोजेस्ट है, थिंक अबाउट दैट। ये समझ आ रहा है? आर यू एबल टू नोटिस दिस फिगर? लाइक इसको मैं 3D में घुमा देता हूं सो दैट यू आर एबल टू सी इट। ठीक है, सामने से देखने पे तुमको एक वी नजर आएगा। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम फ्रंट इट्स अ वी, बट इफ आई रोटेट माई सेल्फ दे आर एक्चुअली नॉट इंटरसेक्टिंग। आर यू एबल टू सी देम? ठीक है, इनकी रिलेटिव पोजिशंस में चेंज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट रोटेटिंग माई चेयर टू सो दैट यू आर एबल टू हैव 90 डिग्री व्यू। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें इनकी एक दूसरे से जो क्लोजेस्ट पोजीशन है वो मेरी फिंगर्स के जो पॉइंट्स हैं वही हो गए। आ रहा है समझे? द क्लोजेस्ट पोजीशन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे हम फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेंगे। फोर्स का एक कंपोनेंट ब्लैक लाइन के पैरेलल लिया जा सकता है क्या? जैसे ब्लू कलर के पेन को फोर्स मान लो, ब्लू कलर के पेन को फोर्स मान लो, तो इस ब्लू पेन का एक कंपोनेंट तो इस ब्लैक लाइन के पैरेलल ले सकते हैं और दूसरा यू परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? जो कंपोनेंट पैरेलल हो गया वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं टॉर्क में, जो कंपोनेंट पैरेलल हो गया दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन टॉर्क। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल कंट्रीब्यूट इन टॉर्क। ठीक है, तो कितना? इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। आया क्या समझ में? यहां तक क्लियर है? अगेन, हो सकता है अभी डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन जब हम करने बैठेंगे तो इट्स क्वाइट अ सिंपल थिंग टू डू, इट्स क्वाइट अ सिंपल थिंग टू डू। ठीक है, अभी हम बता दूंगा मैं कैसे। तो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? मतलब लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द समरी हियर कि रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो दे विल आइदर बी कोप्लेनर और दे विल बी नॉन कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, टॉर्क तब भी जीरो है, या वो पैरेलल होंगी, टॉर्क तब भी जीरो होगा। और नॉन कोप्लेनर में तुम्हें क्या करना है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स का एक्चुअली वो कंपोनेंट है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और डिस्टेंस कौन सा है? जो लीस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आ रहा है तक समझ में? ठीक है, अब इसी चीज को समझाने के लिए आई वुड हैव यूज्ड अ गेट। ठीक है, पर लेट मी स्विच ऑन माय लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप का जो कैमरा है उसको मैं इधर उधर घुमा सकता हूँ। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू कि ये पूरी जो थ्योरी है ये गेट पे कैसे अप्लाई की जाती है। ठीक है, लेट मी जस्ट स्विच ऑन माय लैपटॉप, जस्ट अ मिनट। हाँ, मतलब हम जो गेट रोटेट होता है, ठीक है, चलो वाइल द यस, ओके गाइस, इज एवरीथिंग ओके नाउ? नो, अपनी अपनी साइड एक बार रिफ्रेश कर दो, जस्ट रिफ्रेश, रिफ्रेश वंस। आई हैव चेंज सिस्टम्स। ऑलराइट, एवरीथिंग गुड। नाउ लेट मी शो यू। ठीक है, अब हम इस पॉड का गेट यूज करते हैं, ये गेट है। ठीक है गाइस, ये जो गेट है, यू ऑल आर एबल टू सी दिस? ठीक है, सी, इस गेट को हमने इस तरह से फिक्स कर रखा है कि ये गेट इस एक्सिस के अबाउट, आर यू एबल टू सी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, मतलब यू कैन से कि ये कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। ठीक है, वी हैव कंस्ट्रेंड द गेट टू रोटेट अबाउट वन पर्टिकुलर एक्सिस। बात समझ आ रही है? गेट की जो फिटिंग है वो फिटिंग इस तरीके से है कि हमने कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर दिए हैं कि गेट एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा।
और किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो वी हैव fitted the gate in this manner, ठीक है। तो to rotate this gate we have to get a non-zero torque, we have to get a non-zero torque about this axis, अरे समझ में, we have to get a non-zero torque about this axis, are we clear on this, ठीक है। अब देखो let's try to imagine इस गेट को, अगर मैं ऐसे तुम्हारी तरफ पुल कर रहा हूँ, like I'm exerting force like this, but this gate is not rotating, can you realize why? जैसे ये गेट मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है, ये हैंडल है, आई एम एक्सर्टिंग अ फोर्स टुवर्ड्स यू लाइक दिस, सो दिस इज नॉट मेकिंग द गेट टू रोटेट, व्हाई नॉट, ठीक है, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा था लाइक दिस, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन दैट डायरेक्शन, तो व्हाई इज इट नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क? ये वो केस हो गया जब जब लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से इंटरसेक्ट कर गई, रियलाइज दिस, लाइन ऑफ एक्शन इस गेट के ऐसे पैरेलल हो गई है इधर, so line of action will intersect with the axis if we are applying forces like this, ठीक है, और like this I'm pulling the gate like this, इससे जो हो रहा है, ठीक है, आ रहा है समझे, अच्छा what if I exert a force in downward direction like this, I'm exerting a force in downward direction, like इसमें मैं नीचे की तरफ फोर्स exert कर रहा हूँ like this, ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस के पैरेलल हो गई, अगेन नो टॉर्क, आ रहा है समझ में, ठीक है, when I pull it like this, ठीक है, अब लाइन ऑफ एक्शन किधर हो गई, इफ आई एम पुलिंग इट लाइक दिस, सो अब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि ये अगर एक्सिस है तो लाइन ऑफ एक्शन ऐसे हो गई, आ रहा है क्या समझ में, क्लियर है क्या, मतलब हम जब गेट को ऐसे पुल करते हैं तो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड दिस गिव्स अस टॉर्क, दिस गिव्स अस नॉन जीरो टॉर्क, हैंडल को हम बीच में नहीं लगाते, यहां नहीं लगाते, इसका रीजन क्या है, हैंडल को एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा जाता है सो दैट हमारा जो एफर्ट है, ठीक है, अब हमारा एफर्ट कम हो सके, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं इस जगह पे लगाता, यहाँ पे हैंडल लगा के अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा तो दैट विल प्रोड्यूस लेस टॉर्क, आ रहा है क्या समझ में, तेरे यहाँ तक, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन इसी सिचुएशन पे बेस्ड होंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, आर यू क्लियर ऑन दिस, actually that is quite a long discussion, like given that, see, what I said is if we are exerting a force like this away from the axis, okay, so that force will intersect with the axis, so the gate will not rotate, मतलब pulling this handle in this manner, ठीक है, जैसे इसको ऐसे पुल करने से गेट रोटेट नहीं होता, ठीक है, that's because the line of action intersects with the axis, अब अगर इस हैंडल को मैं नीचे पुल कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इससे भी गेट रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है, like I can just lie like this, I can put my weight which is quite too much on this handle and the gate will not rotate, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, ठीक है, हाँ सही कह रही हो ऋषिका, ये नीचे आ जाए, मुझे पता चला खुल गया, but if I am exerting a force like this, ठीक है, then in this case the force is perpendicular to the axis, ठीक है, so this makes the gate to rotate, right, so we are actually इस गेट में हम पूरी टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं टॉर्क की, alright guys, so I'm switching back to the system that is present here, that is a better system, इसमें वीडियो भी छोटा हो जाता है, ठीक है, alright, so audio video feed will again be lost for some time but I'll be back, alright. All right. Up, refresh once each of you. All fine.
ट्राई दिस नाउ। इसमें देखो, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। पहले तो फिगर को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश करो, मतलब फाइंडिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकेंडरी, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इज प्राइमरी, कि कौन सी एक्सिस है, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो एक्सिस है जिसके अबाउट पूछा गया है, उनकी रिलेटिव ओरिएंटेशंस कैसी हैं, क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो परपेंडिकुलर है, क्या कोई जनरल सिचुएशन है। सो लाइक बी कंफर्टेबल रिगार्डिंग दैट। ठीक है, शुरू में हो सकता है क्वेश्चंस करने में तुम्हें टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि तुम्हें फोर्स मतलब सिचुएशन को ग्रास्प करने में, ठीक है, थिंकिंग विल बी स्लो। जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे यू विल बिकम क्विक। ठीक है, ऋषिका इज आस्किंग व्हाट इज R1। सी ये आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक ट्विन सिलेंडर वाली सिचुएशन है, लाइक देयर इज अ सिलेंडर ऑफ स्मॉल रेडियस, देन देयर इज अ सिलेंडर ऑफ लार्जर रेडियस। ठीक है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर्स हैं इनकी एक्सिस है जेड एक्सिस। क्लियर है, इसकी सिलेंडर की जो एक्सिस है जेड एक्सिस। नहीं, सिलेंडर स्लैंटेड नहीं है, सिलेंडर की एक्सिस जेड एक्सिस है। सिलेंडर स्लैंटेड क्यों कह रहे हो यार, फिगर आई थिंक इट्स अ गुड इनफ फिगर, मतलब अच्छे से रिवील कर रहा है ये व्हाट इज हैपनिंग। लेट मी जस्ट हेल्प यू। सी, इफ एन ऑब्जर्वर इज व्यूइंग फ्रॉम जेड एक्सिस, ये ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर की आंख। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा होगा, लेट मी ड्रॉ दैट। ठीक है, इस ऑब्जर्वर को अपने राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस नजर आ रही होगी, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस नजर आ रही होगी। पहले तो ये देखो, ये पार्ट क्लियर है क्या? ये ऑब्जर्वर कहेगा कि टुवर्ड्स राइट देयर इज एक्स एक्सिस, इन अपवर्ड डायरेक्शन देयर इज वाई एक्सिस। ठीक है, एंड देन ही विल से कि जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन मुझे नजर आ रहा है, इट इज समवॉट लाइक दिस, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। ही विल सी टू सर्कल्स लाइक दिस। आ रहा है तक समझ में? ठीक है, एंड देन दिस ऑब्जर्वर विल से आई कैन सी टू एरोज representing force. One of the arrow is acting here like this, and this is F1, and the other arrow is acting here like this. This is F2. The radius of both the parts is given. ठीक है, so F1 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस इस एक्सिस के अबाउट, Z एक्सिस के अबाउट, which is like a point in this figure, which will appear to us as a point. Z एक्सिस के अबाउट F1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब which sense, what is the sense of rotation? F1 is trying to rotate this cylinder in clockwise direction, and F2 is trying to rotate in which direction? F2 is trying to rotate in anti-clockwise direction. ठीक है, so we can just consider any one as positive. Let's say we are considering clockwise as positive. ये तुम्हारी चॉइस होती है, ठीक है, प्योरली तुम्हारी चॉइस। ठीक है, so let's say we are considering clockwise as positive, so the net torque आएगा, I'm going to write that as F1 R1 minus F2 R2. Do you understand कि मैंने minus F2 R2 क्यों कर दिया? क्योंकि F2 उल्टा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अभी अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना होता तो हम F2 R2 माइनस F1 R1 लिख देते, वो भी करेक्ट होता, मतलब क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बताया नहीं कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, सो वी आर फ्री टू चूज आवर ओन पॉजिटिव डायरेक्शन। वी कैन क्लैरिफाई कि assuming clockwise positive this will be the torque, assuming anti-clockwise as positive F2 R2 minus F1 R1 will be the torque. All right, so that is the answer here. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सेट कन्वेंशन वैसे तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेने का होता है, मतलब whenever you have to rely on a set convention regarding angles or regarding the sense of rotation, go for anti-clockwise as positive. ठीक है, तो अब हमने टॉर्क कैलकुलेट करना तो सीख लिया है, अब टॉर्क करता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टॉर्क? ठीक है, सो गाइस, टॉर्क का वही रोल होता है एंगुलर मोशन में जो फोर्स का होता है लीनियर मोशन में। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो रोल ऑफ फोर्स क्लैरिफाई करता है क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स का रोल क्लैरिफाई करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फोर्स एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, या उसे डेविएट भी करा सकता है। ठीक है, मतलब वो कहता है कि वेलोसिटी में जब भी चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो चेंजेस चाहे मैग्नीट्यूड के हो चाहे डायरेक्शन के हो, वेलोसिटी में चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, यानी कि टॉर्क एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। दिस इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज रिगार्डिंग फोर्स।
सिमिलर थिंग कैन बी सेड अबाउट टॉर्क. एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने के लिए, एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने के लिए यू रिक्वायर टॉर्क. ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहे चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल एक फैन की स्पीड और बढ़ानी हो तो उस पर टॉर्क लगना चाहिए, एक फैन को रोकना हो तो उस पर टॉर्क लगना चाहिए, घूमते हुए फैन को रेस्ट पे लाना हो तो उस पर टॉर्क लगना चाहिए. ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी हो. अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो इस एक्सल पे एक व्हील लगा दिया हमने, व्हील हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है. ठीक है, अब व्हील को रोटेट करते करते अगर मैं एक्सेस ऐसे कर दूं तो व्हील के रोटेशन चेंज हो जाएंगे, मतलब व्हील के रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है, व्हील को रोटेट करते करते अगर मैं ऐसे कर दूं तो चेंज हो जाएगी. सो कैन आई से दैट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हैज चेंज्ड. डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी चेंज्ड बिकॉज़ द एक्सिस हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन एंड ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर. ठीक है, सो इवन इन दिस केस वी रिक्वायर अ टॉर्क. ठीक है, ये तो रोल हो गया क्वालिटेटिव नेचर की फोर्स. टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा, कम करेगा, बढ़ाएगा या फिर डायरेक्शन चेंज करेगा. ठीक है, एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव नेचर क्या होता है. ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्वांटिटेटिव नेचर बताता है फोर्स का, कि एक गिवन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होगा वो m इंटू ए होगा प्रोवाइडेड m इज कांस्टेंट. राइट, ये बात भी इंपॉर्टेंट है. एंड इनफैक्ट ये नेट फोर्स होता है. राइट, दिस इज नेट. ठीक है, तो टॉर्क भी किसी एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट आई अल्फा को बताता है. ठीक है, प्रोवाइडेड आई इज कांस्टेंट. प्रोवाइडेड आई इज कांस्टेंट, ज्यादा करेंगे समझ में. ठीक है, दोनों इक्वेशंस पे सिमिलैरिटी है. ठीक है, दोनों इक्वेशंस में सिमिलैरिटी है, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस आल्सो. कैन समबडी पॉइंट दैट डिफरेंस आउट? दोनों में सिमिलैरिटी है, नहीं डायमेंशंस का तो है ही. खैर चलो, एक्चुअली ऐसे तो डिफरेंस बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब यस डायमेंशन का तो है. नहीं देखो, मैं बताता हूँ, ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन जब हम लिखते हैं, ठीक है, इट्स लाइक एक गिवन इनर्शियल फ्रेम में, एक गिवन इनर्शियल फ्रेम में ये दोनों फिक्स्ड है. ठीक है, जबकि एक गिवन इनर्शियल फ्रेम में जैसे टॉर्क हम एक्सिस चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी यही कहानी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्सिस चेंज करने पे चेंज हो जाता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखें, हम उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखें. समझ आ रहा है? मतलब फॉर सेम गिवन ऑब्जेक्ट एंड फॉर सेम गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस, लाइक एक ऑब्जेक्ट पे 5 फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे मान लो 5 फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, तो इसी सिचुएशन में हम अलग अलग एक्सिस चूज करके ये इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन की एक्सिस कौन सी चूज करनी चाहिए. सो आई कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अ लिटिल बिट लेटर ऑन, कि एक्सिस कौन सी चूज करनी चाहिए. इसमें भी बहुत गलतियां होने के चांसेस रहते हैं. सो आई कमेंट ऑन दिस कि कौन सी एक्सिस चूज करनी चाहिए. ठीक है, so but that comes later. Ananya, we should not say that this is frame dependent. We can say that this equation is axis dependent. हम एक्सिस चेंज करेंगे इक्वेशन चेंज हो जाएगी. फ्रेम डिपेंडेंट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि लेट्स से वी आर सिटिंग इन एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, एंड वी मूव टू अनदर इनर्शियल फ्रेम. मतलब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल इतना ही फर्क पड़ेगा. ठीक है, मतलब हम इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में जाएंगे, विल हैव टू इंक्लूड द स्यूडो फोर्स. But when we are writing this equation, we are actually not paying attention to the frame. We are paying attention to the axis. हम axis के रेस्पेक्ट में सोचते हैं. वो हम जब करेंगे तो तुम्हें क्लियर होने लगेगा. मतलब अभी we are yet to arrive at that situation जब हम इस इक्वेशन को exactly यूज करना स्टार्ट करेंगे. अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है. इस इक्वेशन को यूज हम थोड़ी देर में करेंगे. ठीक है, विल फर्स्ट स्टार्ट विद द केस जहां पे कि नेट टॉर्क जीरो होगा, इक्विलिब्रियम केसेस जो होते हैं. ठीक है, विल फर्स्ट डिस्कस सम इक्विलिब्रियम केसेस, देन विल गो टू द सिचुएशन where the net torque will be non-zero. ठीक है, बट पॉइंट ये है कि दोनों में सिमिलरिटी है. आई जस्ट शो यू इनको यूज कैसे करना है. ठीक है, अभी मतलब लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस जहां पे जैसे यू कैन सी, लेट मी डू दिस क्वेश्चन विद यू नाउ. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन लाइक इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन क्या है पहले वो समझाता हूं मैं. यू कैन सी अ रॉड हियर, अ येलो रॉड इज देयर. ठीक है,
इस ये एक्चुअली इसमें तो क्या है, फोर्सेस वगैरह बने हुए हैं. लेट मी ड्रॉ अ ब्लैंक फिगर फॉर यू. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस वन लेट मी ड्रॉ अ ब्लैंक न्यू फिगर. ठीक है, क्योंकि ये फिगर थॉट प्रोसेस को हिंडर करेगा. ठीक है, सो देयर इज अ रॉड. ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज सीलिंग. ठीक है, एंड यहां से मान लेते हैं हमने एक स्ट्रिंग बांध दी है सीलिंग पर. ठीक है, और यहां से भी एक स्ट्रिंग बांध दी है सीलिंग पर. ठीक है, यू कैन अज्यूम दैट दिस रॉड इज अ यूनिफॉर्म वन. ठीक है, इसका मास m मान लेते हैं. इसका मास m मान लेते हैं, इसकी लेंथ l मान लेते हैं. ठीक है, ऑलराइट. पहले तो मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट दिस रॉड इज अंडर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है. ठीक है, एक्चुअली व्हाइल वी आर एट इट लेट्स डिस्कस दिस वन मोर थिंग. लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग. ठीक है, एक बार उस क्वेश्चन को पॉज करते हैं. लेट्स डिस्कस इक्विलिब्रियम वंस अगेन. हैव यू टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर आल्सो? इक्विलिब्रियम, डू यू रिमेंबर कहां पे बात करी थी इसके बारे में? वर्क पावर एनर्जी में बात करी थी अपन ने. ठीक है, देखो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, देन वी कैन बी डिस्कसिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, और ऑफ अ रिजिड बॉडी. ठीक है, जब हम पार्टिकल का इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं तो पार्टिकल में रोटेशन के चांसेस नहीं होते. मतलब पार्टिकल इज सो स्मॉल एंटिटी कि उसमें रोटेशन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, या यूं कह लो कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट हमेशा 0 आएगी. पार्टिकल में भी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, दैट एफ नेट शुड बी 0. ठीक है, दैट मीन्स इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. पार्टिकल का इक्विलिब्रियम होने का एक ही मतलब होता है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, बट व्हेन वी से दैट अ रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स टू थिंग्स. ठीक है, कि एफ नेट भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए. अब सवाल ये है कि नेट टॉर्क 0 किस एक्सिस के अबाउट होना चाहिए. ठीक है, मतलब एफ नेट 0 तो समझ में आता है. नेट टॉर्क, तो अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो नेट टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 ही आ जाएगा. तुम कोई सी भी एक्सिस लो. ठीक है, मतलब जो अलाउड एक्सिस है उनमें से कोई सी भी लो, कोई सी भी नहीं, बट देयर इज अ सेट ऑफ अलाउड एक्सिस ऑन अबाउट व्हिच वी आर सपोज्ड टू राइट दिस इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है, यस, आई एम येट टू कमेंट ऑन की अलाउड एक्सिस कौन कौन सी होती है. आई एम येट टू कमेंट ऑन दैट, बट आई विल कमेंट ऑन दैट वंस वी स्टार्ट यूजिंग दिस इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. बट फॉर नाउ व्हाट यू कैन अज्यूम दैट देयर इज अ सेट ऑफ अलाउड एक्सिस जिसके अबाउट हम इक्वेशन लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है, तो उनमें से कोई सी भी चूज कर लो, उसके अबाउट टॉर्क 0 आ जाना चाहिए. ठीक है, इस सिचुएशन को कहा जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, इस चीज को कहा जाता है ट्रांसलेशनल, मतलब when the net force is 0 the center of mass will not accelerate. और इसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, आ रहा है तक समझ में? So when we say that a rigid body is in equilibrium, we mean to say that both kinds of equilibrium exist. ठीक है, when we say that a rigid body is in equilibrium, we mean both kind of equilibrium exist. बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होगी जिसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है. एक फैन को जब हम स्विच ऑन करते हैं,
ठीक है, फैन को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह बदलता है क्या? मतलब कैन आई से दैट ऑन बेसिस ऑफ सिमेट्री वी कैन जस्ट से कि फैन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो फैन की एक्सिस पर ही लाया करेगा? On basis of symmetry, we can say that the center of mass of the fan will lie on its axis, and it will continue to be on its axis. ठीक है, even after switching on the fan will start rotating, but so फैन को जब हम स्विच ऑन करते हैं और जब तक उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, ठीक है, तब तक उसके अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता, पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। आ रहा है तक समझ में? ठीक है। अच्छा, जब उसकी स्पीड बढ़ के मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेती है, उसके बाद रोटेशनल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? मतलब वंस स्पीड हैज बिकम कांस्टेंट, फैन की स्पीड बढ़ते बढ़ते फिर एक कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर कर लेती है, तो अब जब वो कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर कर चुकी है, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है या नहीं? अब है। ठीक है, मतलब प्लीज डू नॉट इंटरप्रेट कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रोटेशन नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, उसमें भी हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बता सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है, जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एसीएम जीरो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अल्फा जीरो होगा। ठीक है, तो अगर फैन ने अपनी मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर ली है और अब उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो वी कैन वेरी वेल से दैट अल्फा इज जीरो नाउ। सो वंस फैन हैज एक्वायर्ड हिज एट मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, हाँ आदित्य, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम डजंट मीन की रेस्ट पे, नो। ठीक है, मतलब दैट वुड बी द रॉन्ग आइडिया इफ यू आर गेटिंग दैट आइडिया फ्रॉम मी, तो लाइक आई एम नॉट कन्वेइंग द राइट आइडिया, बट आई थिंक आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि रोटेशन अगर है बट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से है, दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट जब हम एक फैन को ऑन करते हैं और जब तक वो अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर रहा है, इस बीच की ड्यूरेशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, इसके पहले भी था, इसके बाद में भी था, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा था। आ रहा है यहां तक समझ में? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा एग्जांपल मांगू जिसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, लेट मी जस्ट एक्चुअली राइट दीज एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। एक इंक्लाइंड सरफेस पे मान लो एक ब्लॉक हमने रिलीज करा। ठीक है, एक इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक रिलीज करा। ठीक है, एंड लेट्स से tan थीटा वाज मोर देन म्यू। क्लियर है तक? विल डिस्कस दिस सिचुएशन इन अ शॉर्ट वाइल। तो ये स्लिप करके नीचे आएगा। ठीक है, और एक्सेलरेट भी होगा। सो इन दिस केस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज नॉट प्रेजेंट। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज नॉट प्रेजेंट। What about rotational equilibrium? Like, is this object rotating also, or is it pure? Is it only translating? रोटेशन चेक करने का तरीका क्या होता है? रोटेशन चेक करने का तरीका होता है, हम कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब एक लाइन इमेजिन कर लेंगे, और अगर वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रही है, दैट मींस देयर इज नो रोटेशन। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज देयर। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट। आ रहा है तक समझ में? ठीक है, एंड देन वी डिस्कस द फैन एग्जांपल। अ फैन जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन, ऐसे कर लेते हैं, फैन after switching on and till the time it acquires maximum speed। ठीक है, ठीक है, तो इस बीच में रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर। ठीक है,
Yeah, Girish, we can deal with the block. Like as far as the translation motion is concerned, we can deal with the block by using concepts of translation motion only. ठीक है, and the block will not be a case of parting. I will discuss this case. मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में. Hmm. Yes, शिवांश. ब्लॉक क्योंकि रोटेट कभी नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद भी रोटेट नहीं करेगा. ठीक है, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि ओमेगा इज ऑलवेज जीरो, और ओमेगा अगर ऑलवेज जीरो है तो इसका मतलब अल्फा भी जीरो हो गया. मतलब ओमेगा हमेशा जीरो है, इसलिए अल्फा को जीरो कह रहा हूं मैं. एक इंस्टेंट पे ओमेगा का जीरो होना अल्फा को जीरो नहीं बनाएगा. ठीक है, एक इंस्टेंट पे जीरो होना टेल्स अस नथिंग अबाउट अल्फा, पर एक पीरियड में जीरो होना टेल्स अस अबाउट दैट अल्फा इज आल्सो जीरो इन दैट पीरियड. ठीक है, ये अच्छा. अब एक जनरल केस माने जिसमें दोनों ही नॉन जीरो हैं. ठीक है, तो जैसे व्हील ऑफ एन एक्सेलरेटिंग कार, इसमें दोनों तरह के प्रेजेंट होंगे. ठीक है, व्हील की ओमेगा भी तेजी से बढ़ती जा रही है, और जो ट्रांसलेटरी स्पीड है वो भी तेजी से बढ़ती जा रही है. जो सेंटर ऑफ मास है व्हील का वो भी डिस्प्लेस हो रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सेलरेशन है उसके अंदर. ठीक है, सो दिस इज द केस वेयर both आर नॉन जीरो, both आर नॉट प्रेजेंट. neither translational equilibrium present nor rotational equilibrium present. All right. तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने रॉड को लटका रखा है दो स्ट्रिंग से. ठीक है, द रॉड इज एट परमानेंट रेस्ट. सो इज दिस रॉड हैविंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? इज दिस रॉड हैविंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? ठीक है, होगा, ऑब्वियसली होगा. एंड व्हाट अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है ही ना. अभी रॉड रोटेट कहां कर रही है? ठीक है, एक रॉड को लटका के हमने छोड़ रखा है, और हम पूछ रहे हैं कि इसमें, ठीक है, तो नहीं है. अच्छा, if I ask you tension in both the strings, what are you going to say? Like, is this tension equal? Are the tension in the two strings equal right now, or are they different? The tensions are equal, right? ठीक है, the tensions are equal. ठीक है, and guys, if you want, you can check this. See, अगर अभी इस सिचुएशन में मैं FBD के बारे में सोचूं, ठीक है, ओके, चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. अभी इस सिचुएशन में अगर मैं FBD के बारे में सोचूं, देन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम क्या क्या बनाएंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स में विल बी ड्रॉइंग एन अपवर्ड एरो हेयर. ठीक है, T1 मान लेते हैं इसको. ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ. एक्चुअली बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा एक बहुत ही मामूली सी बात पर. सो बेटर कि मैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो देता हूँ. ठीक है, मैंने क्या किया, इस रॉड पर एक ब्लॉक रख दिया छोटा सा. ठीक है, एक छोटा सा स्मॉल एम मास का ब्लॉक रख दिया. ठीक है, इससे दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन डिफरेंट होने के चांसेस क्रिएट हो गए क्या? मास को मिड पॉइंट पे नहीं रखा है, एक तरफ शिफ्ट करके रखा है, मतलब इट इज क्लोजर टू वन ऑफ द स्ट्रिंग्स. सो इससे दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन डिफरेंट होने के चांसेस हो गए. कैन यू इंट्यूटिवली टेल मी कि कौन सी स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा आएगी? लाइक इफ आई नंबर देम, इफ दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, इफ दिस इज द सेकंड स्ट्रिंग, कैन यू इंट्यूटिवली टेल मी कि किस में टेंशन ज्यादा हो जानी चाहिए? ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वन में ज्यादा होना चाहिए, हो जानी चाहिए, एंड दिस इज करेक्ट आल्सो, वन में ही ज्यादा हो जाएगी. बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दिस टेंशन नाउ. ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस टेंशन, द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन. करेक्ट है, हमसे कह दिया गया कि चलो m को रख दिया, अब तुम टेंशन बताओ कितनी होगी. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो. ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड टेंशंस इन स्ट्रिंग. देखो, पहले बताओ, कैन वी कंसिडर रॉड? ऋषिका, हम ऐसे फ्लैशी आंसर्स नहीं देते हैं. डोंट बी इन अ हेस्ट. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आंसर नहीं देना है, कॉन्सेप्ट लगाने. गेट रिड ऑफ दिस हैबिट.
तुम्हें पता है ये ऑप्शन जरूर होगा, अगर 4 ऑप्शन अभी प्रेजेंट होता ना तो ये ऑप्शन जरूर होता, एंड यू वुड हैव स्कोर्ड अ -1। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज करके दो आंसर, ऐसे नहीं, मतलब डोंट बी इन अ हेस्ट। आई एम नॉट लुकिंग फॉर क्विक आंसर, नोबडी इज लुकिंग फॉर क्विक आंसर, वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से। सो ये बताओ कि रॉड और ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं, यानी कि मैं उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के एफबीडी बना सकता हूं, या मुझे जरूरी है कि दोनों के अलग अलग एफबीडी बनाए? पहले तो ये बताओ, हैव आई टोल्ड यू हाउ टू टेक दिस डिसीजन? इनके कंबाइंड एफबीडी बना सकते हैं या कंबाइंड एफबीडी नहीं बना सकते? टेक अ डिसीजन ऑन दैट। ठीक है, ऋषिका से अलग बनाए, एनी पर्टिकुलर रीजन? लाइक कंबाइंड बनाने में कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखो अलग तो बना ही सकते हैं, ठीक है, अलग बनाने का ऑप्शन तो ऑलवेज अवेलेबल। सवाल ये है कि कंबाइंड बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो कंबाइंड बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कोई मोशन तो है नहीं, ना तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना रॉड मूव कर रही है, सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, सो वी आर अलाउड टू मेक अ कंबाइंड एफबीडी। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दैट। अलग बना के भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है, पर आई वांट टू मेक अ कंबाइंड एफबीडी बिकॉज आई बिलीव कि शायद उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब थोड़ी लेस कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट अलग कर लिया है, आई वांट टू मेक अ कंबाइंड एफबीडी। ठीक है, मतलब मेरा जो सिस्टम है, दिस इज रॉड प्लस ब्लॉक। ठीक है, FBD of rod plus block. ठीक है, let me shift this a little bit below here. ठीक है, तो अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताओ, हाउ मेनी कॉन्टैक्ट फोर्सेस शुड आई ड्रॉ? इस पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं एनक्लोज करूंगा तो दोनों स्ट्रिंग्स को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फोर्स तो हम यहां लगा देंगे T1 और एक फोर्स हम यहां लगा देंगे T2। ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां तक आ रहा है समझ में? क्लियर है? नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या लगाएं? नॉन कॉन्टैक्ट में ब्लॉक का वेट और रॉड का वेट। ठीक है, अब गाइस देखो, जब हम रोटेशन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडीज, तो फोर्स की लोकेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, मतलब अब फोर्सेस को ऐसे ही बिना बुद्धि लगाए शिफ्ट मत करना। ठीक है, मतलब फोर्स की लोकेशन मैटर करना स्टार्ट कर देगी जब हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, एक्चुअली तब मैटर करेगी। ठीक है, तो एक स्मॉल एम जी यहां लगाते हैं और कैपिटल एम जी हम लगाते हैं रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। समझ में आ रहा है क्या? रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। एक ऑप्शन तो ये था कि दोनों फोर्स को वहां वहां लगा दो जहां जहां पे ये होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये था, अगर तुम एक सिंगल एरो ड्रॉ करना चाहते हो, एनी सजेशंस? अगर मैं इन दोनों एरो को हटा के सिंगल एरो ड्रॉ करूं तो वो कहां पे करूं मैं? अभी तो मैंने जो दोनों ड्रॉ करे हैं वो क्लियर है, स्मॉल एम जी, यस, दोनों का जो कंबाइंड सीएम निकलेगा, ठीक है, विच विल समवेयर बी बिटवीन दिस रीजन, इन दिस रीजन और नॉट। दोनों का अगर कंबाइंड सीएम निकलेगा तो इस ग्रीन रीजन के बीच में कहीं ना कहीं निकलेगा, क्योंकि रॉड को हम एक पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे तो वो पार्टिकल रॉड के मिड पॉइंट पे मानेंगे। ये ब्लॉक तो अपने आप में एक पार्टिकल की तरह ही है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो या तो पहले हम वो सेंटर ऑफ मास लोकेट करें और वहां पर हम कंबाइंड वेट अप्लाई कर दे, पर वो अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो छोड़ो उस चीज को, अलग अलग ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफबीडी। एफबीडी कंप्लीट हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए, सीडो फोर्स अब लगाएंगे नहीं बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ओनली। ठीक है, तो ये मेरा एफबीडी हो गया। अब मैं इक्वेशन कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करके फ्रेम करूंगा वो नोटिस कर रहा, कॉन्सेप्ट्स पे नोटिस करना कि मैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। ठीक है, मेरा पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मेरा पहला होगा रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब रॉड पर नेट फोर्स, सॉरी इस अरेंजमेंट पर, इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि T1 प्लस T2 जो है ये इक्वल होना चाहिए mg प्लस कैपिटल mg के। चेक करवा रहा है क्या समझ में? ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। दिस इज बेस्ड ऑन, मतलब मैंने यहाँ पे क्या फैक्ट यूज किया है? मैंने यहाँ पे फैक्ट यूज किया है कि ये सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, हमारे अननोन्स दो है, कीप इन माइंड कि हमारे पास दो अननोन्स है T1 T2, सो वी नीड टू इक्वेशन। एक इक्वेशन आ गई। अच्छा गाइस, ये डिस्टेंस भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें गिवन ही होगा, लेट मी चेक। ये डिस्टेंस कुछ ए गिवन है हमें, ठीक है, सो ए मान लेते हैं इसे। ठीक है, ए गिवन होगा। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट होगा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, रॉड प्लस ब्लॉक मतलब। ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं?
नेट टॉर्क को जीरो करते हैं, ठीक है, नेट टॉर्क को जीरो करते हैं, ठीक है। तो मुझे लिखना है नेट टॉर्क इज जीरो, कौन सी एक्सिस के अबाउट? मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम में तो तुम कोई सी भी एक्सिस लिख लो, अलाउड एक्सिस, ठीक है। अभी लेकिन इक्विलिब्रियम वाले केस में, जब एक्चुअल में इक्विलिब्रियम होता है, तो अलाउड एक्सिस मतलब कोई सी भी ले लो, ऑल आर अलाउड। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव चोजन दिस एक्सिस, ये एक्सिस चूज करी मैंने, समझ आ रहा है क्या? इसी प्लेन में एक एक्सिस चूज कर ली मैंने, ठीक है, इसी प्लेन में एक एक्सिस चूज कर ली मैंने। T1 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट बताओ, T1 का टॉर्क, T1 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो आ गया। T2 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो आ गया। स्मॉल एम जी का टॉर्क जीरो, कैपिटल एम जी का जीरो। सो द रिजल्ट वी आर गेटिंग इज जीरो इक्वल टू जीरो। इज समथिंग रॉन्ग? लाइक इज दिस अ रॉन्ग इक्वेशन? जीरो को जीरो के इक्वल कहना गलत है, सही है? इक्वेशन इज राइट, बट अपेरेंटली इट इज ऑफ नो यूज टू अस, ठीक है, सही है, पर हमारे लिए काम की नहीं है। मतलब यहां से मेरे को ये रियलाइज हो रहा है कि इस प्लेन में अगर मैं कोई भी एक्सेस सेलेक्ट कर लूं तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। डू यू रियलाइज दिस नाउ? इस प्लेन में कोई भी एक्सेस सेलेक्ट कर लो, वो हमारे लिए टोटली यूजलेस एक्सेस है, ठीक है, क्योंकि वी विल गेट समथिंग विच इज करेक्ट, वी विल गेट अ फैक्ट, ठीक है। आ रहा है तक समझ में? ठीक है। सो व्हाट टू डू नाउ? अब कौन सी एक्सेस पे दिमाग लगाना स्टार्ट करें, कौन सी एक्सेस पे कॉन्सेंट्रेट करें? इसमें तो मतलब वी आर नॉट गेटिंग अ रॉन्ग रिजल्ट, वी आर गेटिंग अ करेक्ट रिजल्ट, बट इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस। सो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट एक्सेस विच आर गोइंग इनटू द स्क्रीन और कमिंग आउट ऑफ इट। मतलब वी शुड बी लुकिंग फॉर एन एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ड्राइंग। यस, ठीक है। तो अब ये एक्सेस तुम जैसे, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम चाहो तो इस एंड के अबाउट, ये समझ में आ रहा है? इस एंड को मैंने ए का नाम दे दिया, तो ए से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, ए से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दिस फिगर, उसके अबाउट लिख के देख लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम चाहो तो बी के अबाउट लिख के देख लो, मतलब एन एक्सिस पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तुम चाहो तो सेंटर ऑफ रॉड के अबाउट लिख के देख लो, ठीक है। तुम चाहो तो कोई और जनरल पॉइंट रॉड पे लेके देख लो, और तुम चाहो तो कोई जनरल पॉइंट रॉड के बाहर लेके देख लो। मैंने 5 पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं, हर पॉइंट में से एक्सिस जो है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, इनमें से कोई सा भी पॉइंट चूज करो। और 5 क्या है, इनफाइनाइट चॉइसेस है हमारे पास, क्योंकि ई तो एक जनरल पॉइंट है, समझ आ रहा है क्या? मतलब इनमें से कोई सा भी यूज करो, यू आर ऑल, मतलब वॉट एवर इक्वेशन यू गेट दैट विल बी द करेक्ट इक्वेशन, एंड यूजिंग दैट इक्वेशन विल गिव अस द करेक्ट आंसर्स। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, मतलब यू आर अलाउड टू यूज एनी एनी सच एक्सेस। यहां तक क्लियर है? तो अब मैं करता हूं, टॉर्क अबाउट ए लिख के देखते हैं, चलो ठीक है। आई एम राइटिंग, मतलब चॉइस तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन चलो करना स्टार्ट करते हैं, किसी एक के अबाउट तो करें। तो टॉर्क अबाउट ए करके देखते हैं। टॉर्क अबाउट ए शुड बी जीरो, सो लेट्स डू दैट, एंड व्हाइल डूइंग दैट आई हैव टू टेक अ कॉल कि मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूं या मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। किसी को भी मान लो, चलो क्लॉकवाइज को मान लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज को मान लेते हैं। सो ए के अबाउट मेरे को लिखना है, एक एक करके सारे फोर्सेस का टॉर्क लिखना है। T1 का टॉर्क बताओ, T1 का टॉर्क ए से पास होती है एक्सिस के अबाउट जीरो, एवरीबॉडी एग्रीज? ठीक है। अब mg का बताओ विथ साइन बताना, ठीक है, मतलब प्लस तो मैंने वैसे ही लिख दिया कि आई हैव टू राइट समथिंग। यू टेल मी कि mg का टॉर्क ए के अबाउट क्या लिखूं विथ साइन? mga with a plus sign, right? ऑलराइट। फिर कैपिटल mg का बताओ। रॉड की लेंथ कैपिटल एल है, कीप दैट इन माइंड। रॉड की जो लेंथ है वो कैपिटल एम है, और जो कैपिटल mg फोर्स है वो रॉड के मिड पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो अब कैपिटल mg का टॉर्क बताओ क्या लिखेंगे? ठीक है, इट विल बी प्लस एम जी एल बाय टू, ठीक है। अच्छा, अब T2 का टॉर्क बताओ क्या लिखेंगे? T2 का टॉर्क विथ साइन बताना।
करेक्ट गिरीश, माइनस टी टू इंटू एल हो गए सारे फोर्स के टॉर्क, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी हैव नाउ? 2। इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। एंड guys, I'll be taking this session till about 11:45. मतलब this session was supposed to be a 1 hour 45 minute session. Probably like the team, since they are scheduling 1.5 hour sessions these days, they made it a 1.5 hour session only. ठीक है, so I'll be taking this session till 11:45. Okay, now ये हमने एक अबाउट लिख दिया। ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था हमारे पास? ठीक है, उसकी टाइमिंग चेक करनी पड़ेगी, अभी बताता हूँ, रुको। ट्वेल्व PM, but if you want we can start it from 12:10 12:15 also, मतलब that is not an issue with me। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके आगे मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम राइटिंग टॉर्क अबाउट बी नाउ, रिक्वायर्ड नहीं है पर सिंस वी आर लर्निंग लेट्स ट्राई सम न्यू थिंग्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो जाएगा इससे, बट लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स। टॉर्क अबाउट बी अगर लिखना होता, अगेन लेट्स कंसिडर क्लॉकवाइज एज जीरो। क्या लिखूं मैं, बताओ? टॉर्क अबाउट बी लिख रहे हैं, पहले T1 का लिखते हैं। क्या लिखूं बताओ? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखा है, T1 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जो बी से पास कर रही है परपेंडिकुलर है, तो प्लस T1L हो जाएगा क्या? ठीक है, प्लस T1L हो गया। फिर क्या लिखूं? स्मॉल एम जी का टॉर्क बताओ, स्मॉल एम जी का टॉर्क लिखना है। ऑलराइट, करेक्ट गिरीश, ब्रिलियंट। ये होगा एम जी इंटू एल बाय टू प्लस ए विद अ नेगेटिव साइन। एवरीबडी चेक दिस, इट विल बी नेगेटिव अनन्या। एम जी बी के अबाउट लिख रहे हैं, देखो बी के अबाउट यहां पे फोर्स लगेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। देखो यू आर कन्विंस्ड और नॉट? ठीक है, ये साइंस में बहुत गड़बड़ी होती है, तो इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट रह जाता है, मतलब रखना मत, जस्ट आस्क मी। ठीक है, साइंस दे आर इंपॉर्टेंट, इफ यू गेट अ साइन रॉन्ग एवरीथिंग विल बी लाइक एवरीथिंग विल जस्ट गो फॉर अ टॉस। ठीक है, कैपिटल एम जी का बताओ। Oh yes, even I made a mistake. Yes, Girish, Girish is absolutely correct. I did not paid attention. Yes, ये L माइनस से होगा, राइट? मैंने ये डिस्टेंस L ले रखा था, मतलब माइंड में, आफ्टर रीडिंग गिरीश's आंसर। Yes, it should be L minus A. Yes, correct, Girish. Yes. Everybody, like check this out. Pay attention here again. It will be mg into L minus A. ठीक है, फिर कैपिटल mg का बताओ, कैपिटल mg का। माइनस एम जी एल बाय टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब T2 का जीरो हो जाएगा, सो दिस एंटायर थिंग इज जीरो। सो सी यू कैन, हमने अभी 3 इक्वेशन लिख ली है, तुम कोई सी भी दो यूज कर लो, कोई सी भी दो, इट्स प्योरली, इनफैक्ट हम और भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम सी के अबाउट भी लिख सकते हैं, हम डी के अबाउट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी जितनी वो लिख लो, रिजल्ट क्या आएगा, मतलब इनमें से कोई सी भी दो यूज कर लो एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। कैन यू टेल मी व्हाई? मतलब व्हाई एम आई सेइंग कि एग्जाम में अगर मुझे T1 T2 निकालने को बोला जाता तो मैं सीधा सेकंड थर्ड इक्वेशन पे चला जाता। व्हाई इज दैट? नहीं, कैंसिल नहीं, ऑब्जर्व करो। नहीं, सिमिलर इज नॉट दिस, मतलब नो दैट, सी एक इक्वेशन में T2 नहीं है और एक इक्वेशन में T1 नहीं है, तो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। इट कंज्यूम सम टाइम। जब हमें एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालना पड़ता है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो खर्च होता ही है। ठीक है,
पर सेकेंड इक्वेशन से देखो सीधा T2 की वैल्यू निकल जाएगी बिकॉज देयर इज नो T1 इन इट, और थर्ड इक्वेशन से सीधा T1 की वैल्यू निकल जाएगी बिकॉज देयर इज नो T2 इन इट. मतलब वी कैन मेक एन इंटेलिजेंट चॉइस टू रिड्यूस आवर कैलकुलेशन. सपोज क्वेश्चन में हमें सिर्फ T1 की जरूरत पड़ रही है, T2 की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो T2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी पर एक पॉइंट ले लो और टॉर्क इक्वेशन लिख लो, तो T2 अपीयर ही नहीं होगा इक्वेशन में. चेक करो, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं. हमें अगर मान लो केवल T1 की जरूरत होती, और ठीक है, देन इट वुड हैव बीन एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू कि हम बी के अबाउट इक्वेशन लिख दें, क्योंकि उस इक्वेशन में T2 अपीयर नहीं होगा, बाकी सब इक्वेशन में T2 भी आएगा, चाहे तुम फोर्स इक्वेशन लिखो चाहे तुम टॉर्क इक्वेशन लिखो. ठीक है, सो वी कैन रिड्यूस आवर कैलकुलेशंस बाय मेकिंग सच चॉइसेस. आ रहा है यहाँ तक समझ में. और इन तीन में से तुम कोई सी भी दो, मतलब कोई सी भी दो यूज करना अलाउड है, कोई सी भी दो यूज करके आंसर निकाल के देखो. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. सेम का मतलब अगर तुम कोई और पेयर सेलेक्ट करते और फिर आंसर निकालते, तो जो आंसर आता वही आंसर आ जाएगा. ठीक है, मतलब तुम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आंसर निकालो, तुम सेकंड और थर्ड को आंसर से सॉल्व करके आंसर निकालो, you will find that answers are still same, like no difference is there because this is all correct. यहां तक आ रहा है कि समझ में. ठीक है, so this is the entire thing that we have done here. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने ब्लॉक रखा नहीं था, ब्लॉक लटका दिया था, बट दैट विल नॉट क्रिएट एनी मच डिफरेंस, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इनफैक्ट. ठीक है, as far as the value of T1 and T2 is concerned, no difference will be there. क्वेश्चन में ब्लॉक लटका रखा था. स्लाइड कॉपी हो रखी है, I'll delete one. All right, now you can try this question. A and B, they are the radius. Their value is given to be 10 centimeter and 20 centimeter. Moment of inertia of the pulley about an axis through O and perpendicular to the plane of the pulley. Moment of inertia की value given है. Screen has become blank. Is that the case with others also? Refresh now. Just refresh once. All right, please solve this question. Actually, rather, let's leave this question for now. Okay, guys.
Actually, I did not intend to give this question right now. चलो कोई बात नहीं. Yeah, tell me. No, 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 Sudarshika, what have you done? रूट वूट तो आएगा ही नहीं. चलो वैसे ये क्वेश्चन अभी मेरा इंटेंशन नहीं था करवाने का. अभी लेट्स एंड दिस सेशन हेयर. इस तरह के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद करेंगे. ठीक है. आई वांट टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम फर्स्ट. ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट सच क्वेश्चंस, सो नॉट राइट नाउ. ठीक है. आई विल बी गिविंग यू सम मोर क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम. All right, guys. We'll meet at 12 now. We'll meet at 12. 12 will be fine. Rishika will discuss this question later on. Like, forget this question for now. ठीक है. अभी बाद में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को. Twelve p.m. is fine, right? All right. So see you after 20 minutes or so. Bye bye. Okay, Ananya. No problems. Bye bye. Bye, guys. See you in about 18 minutes now. Bye.